वेबिनार हम बच्चों के केसेस के साथ रिलेट करेंगे कि बच्चों में किस तरह से क्या-क्या बीमारियां होती हैं, कैसे-कैसे रूब्रिक्स लेते हैं, कैसे उनका केस स्टडी करते हैं, किस तरह से उनको हम अपने होम्योपैथी में माइंड के बेसिस के ऊपर किस तरह से उनके केसेस ट्रीट करते हैं। बेसिकली 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक फिजिकल लेवल पे और एक मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पर तो जब हम कह सकते हैं कि बिहेवियर इश्यूज होते हैं और इमोशनल इश्यूज होते हैं, या कोई बहुत ज्यादा ऑटिज्म काइंड ऑफ, जो सारे मन के साथ संबंधित होते हैं। और दूसरे फिजिकल इश्यूज, फिजिकल्स में आ जाते हैं, उनका गला यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो गले से लेके चेस्ट तक, पेट दर्द, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, यूटीआई, कॉन्स्टिपेशन, सो ऐसी बहुत सारी, पेट दर्द, उल्टी आना, ये सब ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों में देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के केसेस बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत ज्यादा प्योर होते हैं। अक्सर डॉक्टर्स पूछते हैं कि बच्चों में तो बहुत डिफिकल्ट है केसेस लेने, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, बल्कि जब कोई बड़ा पेशेंट अपनी बात करता है तो उसमें वो हर चीज को थोड़ा अदल बदल के अपना इंप्रेशन डालने के लिए थोड़ा हिला देता है। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो वो बिल्कुल प्योर केसेस होते हैं, उसमें हर चीज बिल्कुल सच्ची सुच्ची होती है। तो मुझे ये बच्चों के केसेस पढ़ने, इनको सॉल्व करना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आज हम इस वेबिनार में कुछ केसेस की बात करेंगे। वैसे तो मैंने 8-10 केसेस निकाले हैं, जितना भी हम 1 घंटे में कर पाए हम उतने केसेस करेंगे। हर केस में हम कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, चाहे किसी ने कितने भी कोई आ, इतना ज्यादा उसने बहुत केसेस देखे, लेकिन हमेशा जब हम किसी से स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ लर्न करने को जरूर मिलता है। तो आज भी हम ये जो केसेस करेंगे इनमें कुछ लर्न करने को जरूर मिलेगा। आज हम पहले केस की बात करते हैं। ये एक बच्चा है, ये सारे केसेस बच्चों के साथ रिलेटेड है। ये एक बच्चा है 10 साल का, जिसको एलोपेशिया है और बहुत सालों से है। 5-6 साल हो गए जब से उसको एलोपेशिया है। स्पॉट्स बन जाते हैं जगह जगह पे, हेयर निकल जाते हैं वहां से, फिर भर जाता है, फिर हो जाते हैं। तो ये पिछले साल मेरे पास आए कि बच्चे के बहुत ज्यादा ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं। बेसिकली बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। और अक्सर देखने में आया कि एलोपैथी में इन चीजों का कोई ढंग से इलाज नहीं है। मैं आई डोंट कंडेम एलोपैथी। एलोपैथी में केमिकल्स है, जिस केमिकल का असर जिस जगह पे होना है वहां ही होता है। होम्योपैथी में क्या होता है, अगर हम एक ढंग से, एक तरीके से केस टेकिंग करते हैं तो जो पेशेंट ने बातें नहीं भी बताई होती वो भी ठीक हो जाती है। ये हम बहुत बार देखते हैं कि पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर ये तो मैंने बताया भी नहीं था, ये तो ठीक हो गया। क्योंकि हमने, हमारी केस टेकिंग इस तरह से हुई है, हम पूरी बॉडी को एक एंटिटी मानते हैं और हमने एक ही दवाई की सिलेक्शन करनी है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स ये भूलते जा रहे हैं कि होम्योपैथी का फर्स्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो उनको मैं याद दिलवा दूं, होम्योपैथी में पेटेंट्स की, कॉम्बिनेशंस की कोई जगह नहीं। होम्योपैथी में सिर्फ एक दवाई का चुनाव होता है, जो कि ऑर्गेनॉन में बहुत जगह पे हैनीमैन ने ये क्लियर किया कि एक ही दवाई चुननी है, क्योंकि वो पूरी बॉडी एक है। एलोपैथी में तो ऐसे होता है, एसिडिटी होगी, उन्होंने एसिडिटी की लिख दी, हेडेक हुआ, हेडेक की लिख दी, पेट दर्द भी हो रहा है उसकी भी लिख दी, यूटीआई हुआ उसकी भी, उनके अलग अलग सिस्टम है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है।
होम्योपैथी में मैं आपको फिर से याद करा दूं कि एक पेशेंट की एक टाइम पे एक ही दवाई होती है, वो भी बहुत मिनिमम मात्रा में, उसका रेपिटेशन भी ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये जो सेक्लेक वाली थ्योरी है ये उसी से ही पैदा हुई है। सो अभी हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। ये एक एलोपेशिया का जो केस है, तो क्योंकि हम टोटली माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी फिजिकल सिम्टम नहीं लेते। जब भी मैं केस स्टडी करती हूँ, जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो उसकी बीमारी के साथ रिलेटेड होता है। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि बच्चा बहुत कहना पूरा मानता है, बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड किस्म का है और बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन इसकी एक दो बुरी आदतें हैं। एक ये चौक वगैरह बहुत खाता है, तो जब बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है वो बच्चे चौक वगैरह बहुत खाते, बहुत पतला है, लीन थिन। लेकिन जो मर्जी हो जाए, इसको बहुत जल्दी हम जो समझा दें, चाहे लॉजिक के बेसिस के ऊपर, ये समझ बहुत जल्दी जाता है, बड़ा इंटेलिजेंट है। और स्कूल जाने के लिए पूरे टाइम पे जाना, हमेशा पहले ही 10 मिनट पहले ही तैयार हो जाना, इस तरह से। जिद ज्यादा नहीं करता, मेमोरी बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज की इसको नॉलेज बहुत है। डर वगैरह का पूछा तो उन्होंने बोला कि डर कोई इतना ज्यादा डर डर तो नहीं लगता। उन्होंने बोला कि बुक्स की तो सच में संभाल बिल्कुल नहीं करता, केयर ना कपड़ों की ना बुक्स की, बिल्कुल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट। और बिल्कुल भी इसको झमेला पसंद नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का रहना इस तरह का है, कोई झमेला नहीं, बड़े आराम से टाइम पे उठना, टाइम पे जाना। तो ये केस था। बस इतनी सी बातों से हमने उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले तो जो, अगर हम छोटी सी केस टेकिंग की बात करते हैं, इस केस से पहले, इस केस को करने से पहले हम बच्चों में अक्सर किस तरह के सिम्टम्स लेते हैं कि बच्चा, बहुत सारी मेरी वीडियोस बनी हुई है, बहुत सारी हैं। हमेशा मैं ये 10-12 जो रूब्रिक्स होते हैं उनकी बात जरूर करती हूँ। तो पहले, बच्चा कहना कितना मानता है, बच्चा जिद कितनी करता है, क्योंकि ये सब बड़े प्लेन से, बड़े सिंपल से रूब्रिक है जो इजीली हर बच्चे में मिल जाते हैं। कहना कितना मानता है, जिद कितनी करता है, और चीजों की डिमांड कितनी होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक बच्चा होता है बहुत डिमांड्स होती हैं, एक बच्चे की कोई भी डिमांड नहीं होती कि नहीं जी ये तो इसको कुछ नहीं चाहिए होता। और डर कितना लगता है, अंधेरे से डर, अकेले रहने से डर, और भूत प्रेतों से डर, ऐसे कितने डर हैं, छिपकली से, इंसेक्ट से, कितनी तरह के डर हैं, वो हम पूछते हैं कि कितना डरता है। फिर हम उसकी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि पढ़ाई में ये कैसा है, टॉपर है, फर्स्ट आता है, नहीं आता है, फेल हो जाता है, क्योंकि आज का जो एक केस है उसमें एक बच्चा फेल भी होता है, वो भी, उसकी भी बात करेंगे। सो टॉपर है तो क्या वो अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के पढ़ता है या नहीं। सो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम बड़ी सिंपल तरीके से बच्चों में नोट कर सकते हैं। सो अब इस केस की बात करते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ज्यादा कहना मानता है, बहुत नरम स्वभाव है। सो माइल्डनेस एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन। जो बच्चे कहना मानते हैं वो यील्डिंग डिस्पोजिशन में आते हैं, जो कहना नहीं मानते वो डिसोबीडियंस में आते हैं कि जी ये तो बिल्कुल ही कहना नहीं मानता, लेकिन ये बच्चा मानता है तो हम यील्डिंग लेंगे कि किसी ने जो बात बोली वो समझ गया, वो मान गया। उसके बाद पढ़ने में बहुत होशियार है, वेरी इंटेलिजेंट, उसका हमारे पास रूब्रिक इंटेलेक्चुअल है, तो हम वो लेंगे। देखने में पेरेंट्स बोलते हैं बड़ा ही पतला दुबला है डॉक्टर साहब, क्या करेंगे, खाता पीता भी बहुत है लेकिन बहुत ही पतला दुबला है, तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशन में से निकालेंगे
लीन थिन पीपल के पतले लोग, पतले के हमारे पास कितने रूब्रिक्स हैं, इमाशिएटेड है, थिन वाला है, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि इसका वेट कम होता जा रहा है या ये इसका वेट कम हो गया है, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब बड़ा पतला दुबला है। सो दिस इज लीन थिन पीपल कॉन्स्टिट्यूशंस में आएगा। और अच्छी तरह से जो भी इसको समझाओ, रीजन के बेसिस के ऊपर समझाओ, तो ये मान जाता है, बहुत जल्दी ही मान जाता है। तो वो बच्चे होते हैं इजी टू डिसिप्लिन, जिनको बहुत जल्दी, जिद्दी नहीं, बिल्कुल भी नॉट ऑब्स्टिनेट, जितना बस झट से जल्दी से वो समझाया जा सकता है, और अपने कपड़ों की, अपनी किताबों की बिल्कुल केयर नहीं करता। तो वहां पे हम फ्रिवलस लेते हैं। एंड जो एक उन्होंने बोला कि टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, टाइम पे हर काम करना, तो यहाँ पे हमारे पास एक रूब्रिक है, फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम। ये मैं रूब्रिक बहुत बार यूज करती हूँ, ये मर्फी रेपर्टरी में है, सभी में नहीं है। और जो मैंने अपनी एक गाइड टू रूब्रिक्स जो रेपर्टरी बनाई है, ये वाली बहुत सारे डॉक्टर्स के पास है, ये मेरी 3rd बुक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स जो कितनी अलग अलग रेपर्टरीज में थे, वो भी मैंने इसमें डाले हैं। तो फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम में 2 मेडिसिन है, कार्सिनोसिन एंड नेट्राम्योर। तो जब हम ये सारा चार्ट देखते हैं तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो आती है नेट्राम्योर आती है। ये जरूरी नहीं होता कि नेट्राम्योर आई है तो हम नेट्राम्योर देंगे, हमने उसका डीडी करना है, और पास वाली जो और मेडिसिन हैं उनके साथ इसका हम डीडी करेंगे कि कितनी, और इसके साथ साथ बहुत पास खड़ी दवाइयां। लेकिन नेट्राम्योर ने सिर्फ एक रूब्रिक जो फ्रिवलस है वो इसने नहीं लिया, बाकी के सारे रूब्रिक्स नेट्राम्योर में थे। उसके नेक्स्ट मेडिसिन आती है सिलीशिया। सिलीशिया में ना तो इजी टू डिसिप्लिन है, उसमें तो सिंगुलर है, फास्टिडियस ऑन टाइम भी नहीं है, और आगे आती कैलकेरिया का, नक्सोमिका, उनमें तो बहुत बहुत सारे रूब्रिक नहीं है। तो इसको हमने नेट्राम्योर 30 दी। थोड़ी सी मैनेजमेंट की बात भी करते हैं कि हम हर केस को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई डॉक्टर 30 से करता है, कोई 200 से, कोई 1 एम से, कोई सीधा ही 10 एम से करता है। तो हमारी एक एसोसिएशन है ASRH, जिसमें हमने ये किया हुआ है कि हमने हर केस को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना है, खास करके वो केसेस जो इस तरह के, जिसके हमें होता है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इसको टाइम लगेगा। तो नेट्राम्योर 30 दी, 1 महीने के बाद नेट्राम्योर 200 दी, उसके 1 महीने के बाद 1 M की 1 डोज, और जस्ट 2 महीनों में उनके काफी सारे पैचेस भर गए। ये पहले भी ऐसे कहते होता है कि भर जाते हैं, दोबारा फिर आ जाते हैं। उसके बाद फिर से उसके 1-2 पैचेस आए, तो फिर से हमने नेट्राम्योर 1 M दी, और उसके बाद बहुत देर के बाद 3-4 महीनों के बाद एक पैच फिर से आया, फिर हमने उनको नेट्राम्योर 10 M की 1 डोज दी। हम जल्दी जल्दी 10 M यूज नहीं करते, और जब करते हैं तो फिर बिल्कुल ये लेके कि अब तो मस्ट है हाई पोटेंसी में जाना, हम सिर्फ तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब से इसको तीसरे महीने से, मार्च से जब से इसको दी है 10 M, तो तब से एक भी दोबारा पैच नहीं हुआ। सो इस तरह से हम जो बच्चों के केसेस हैं उनको इजीली डील कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चों का केस लेना मुश्किल है, बच्चों में इंटरेस्ट क्या है हम वो देख सकते हैं। जैसे ऑटिज्म है, आजकल तो ऑटिज्म के बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, जैसे वीट एलर्जी है, सीलिएक डिजीज है, उसमें भी बहुत बच्चे आते हैं। तो ये बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जितने होते हैं, सिर्फ हमारी दवाइयां ठीक करती हैं। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हमारी सिलेक्ट की हुई एक ही मेडिसिन
इतना कुछ कर जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। जरूरी नहीं होता कि हमने जो फर्स्ट मेडिसिन सेलेक्ट की है वही मेडिसिन 100% हो। कई बार हमें दोबारा चेंज करनी पड़ती है। जब भी दवाई चेंज करनी है तो हमने नया सेट ऑफ रूब्रिक्स लेना होता है। तो ये एक फिर से एक बच्चे का केस है, 5 साल का, जो अभी रिसेंटली मेरे पास दिसंबर में आई थी। इसको बहुत ज्यादा एलर्जिक राइनाइटिस, खांसी, 1 साल से कॉन्टिन्यूस खांसी है और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। जब ये 4 साल, अभी ये 5 साल का, जब ये 4 साल तक का था तब तक बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं होता था। अभी 1 साल से इसको खांसी चली जा रही है, इसको एलर्जिक राइनाइटिस है और बीमार ही रहता है। जब एलोपैथी में दिखाते हैं तो अक्सर पेशेंट्स को इनहेलर्स दिए जाते हैं, मॉन्टेर एलसी है वो देते हैं, एंटी एलर्जिक साथ में देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं। तो होता क्या है एलोपैथी से? एलोपैथी का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उसकी जरूरत नहीं है। जब इमरजेंसी होती है तो एलोपैथी की जरूरत पड़ती है, बहुत बार पड़ती है। हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल एलोपैथी को हाथ नहीं लगाना, कई बार हमें हाथ लगाना पड़ता है। सो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब 1 साल से जब से इसको ये प्रॉब्लम है, ये चली जा रही है, चली जा रही है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो रोज हर चौथे दिन दवाई, हर चौथे दिन दवाई। तो हमने कहा जी बच्चे के बारे में, इसके स्वभाव के बारे में बताओ, कैसा स्वभाव है? तो उन्होंने बोला कि हमेशा इसका दिल करता रहता है मैं खेल ली जाऊं, खेल ली जाऊं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और इंटेलिजेंट बहुत है। इतनी बातें करते, इतनी बातें करता है, पूछिए मत। बहुत सियाना है। हम सियाना उसको कहते हैं प्रिकॉसिटी, कि जो अपनी एज से ज्यादा अच्छी बातें करते हैं, इंटेलिजेंट बातें करते हैं। कहते जी हमें तो पता भी नहीं चलता, जब ये कोई बात करता है तो हम देखते ही रह जाते हैं कि वाह इसने बोला ये इतना, लेकिन बातें बहुत ज्यादा करता है। टिकता नहीं है, बैठता नहीं है, इसकी मेमोरी बहुत तेज है, एक बार पढ़ा दो सारा याद रहता है, और इंटेलिजेंट भी बहुत है। तो मैंने जब ये रूब्रिक्स लिए, तंग नहीं करता, खेल ही जाता है, बहुत इंटेलिजेंट है, मेमोरी बहुत तेज है, जब मैंने ये सब कुछ डाला तो जो फर्स्ट मेडिसिन आती है दैट वाज लैकेसिस। क्योंकि लैकेसिस में एक जो सिट एवर्शन टू है वो टिकता नहीं है। ये इसमें बहुत ज्यादा होता है कि टिकता ही नहीं है, बस ये किया वो किया, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, और कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, और कोई भी काम ये ढंग से कर नहीं सकता। तो मैंने पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इसी तरह का है, तो मैंने इसको लेकेसिस दी, 30 दी, बहुत फर्क पड़ा, 200 दी, बहुत फर्क पड़ा, और पेशेंट कहते कि काफी ठीक है, बहुत ठीक है। कम से कम 4 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको खांसी हो जाती थी। तो मैं इस चीज को ये नहीं मानती कि कभी कभी खांसी, अगर मेरी मेडिसिन बेस्ट सिलेक्टेड होती तो उससे खांसी बिल्कुल 4 महीने में ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा, जो 1 साल से वो इनहेलर, स्टीरॉइड्स, ये सब कुछ था, उस पे नहीं थे, बहुत फर्क था। लगा लो कि 70-80% फर्क है, लेकिन 20% अभी भी रहता था। उसका मतलब है कि इस मेडिसिन ने कुछ तो कवर किया, उसके बाद अभी हमें किसी और मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि हमने 30 में दिया, 200 में दी, 1 में दी, 3 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन आके वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बात तो सब ठीक है, पर पूरी तरह से खांसी जाती ही नहीं है, कभी कभी बीच में हो जाती है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा से 2-4 चीजें पूछते हैं। तो उन्होंने फिर वही बताया कि खेलने में बस सारा दिन खेल ली चलो,
सियाना बहुत है, बातें बहुत करता है और स्वीट्स बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, मीठा खाने का बहुत डिजायर रहती है। और एक डॉक्टर जो ये शब्द पढ़ता है, जितने भी वर्ड मीनिंग्स करता है उनको अप्लाई करता रहता है। तो ये एक रूब्रिक था जो मैं बहुत बार यूज करती हूँ। तो ये इस केस में मैंने डालने की कोशिश की। तो जब मैंने एक रूब्रिक माइल्डनेस, क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, कि जल्दी से किसी बात को समझ जाना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बहुत सियाना है, बातें तो बहुत करता है, लेकिन है बहुत शैतान। तो मैंने जब दोबारा किया तो उसमें इग्नेशिया मेडिसिन आई। लेकेसिस में मैंने लेकेसिस का वो हिस्सा निकाल दिया। सेटा वर्जन में तो अकेली दो ही मेडिसिन है, एक आयोडम और दूसरी लेकेसिस। तो मैंने वो रूब्रिक निकाल दिया। वो निकालने से हमारे पास जो फर्स्ट मेडिसिन आती है दैट इज इग्नेशिया। तो जैसे ही मैंने इग्नेशिया दी, उसके बाद एक बार भी उसको खांसी नहीं। और इग्नेशिया का जो एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक जो मैं बोल रही हूं वो है माइल्डनेस, क्विक टू परसीव, रैपिड इन एग्जीक्यूशन, के जल्दी से समझ जाना और उसको अप्लाई कर देना। बहुत साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, बड़े थे, बड़ी उम्र में, अबाउट 28-30 ईयर्स के। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं रोज डिक्शनरी पढ़ता हूँ, डिक्शनरी में से 5, 7, 8, 10 शब्द मैं रोज पढ़ता हूं और मैं उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूं। रोज उनमें से कोई एक आधा शब्द मैं लेके अप्लाई करता। तो ये क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, ये वहां से मैंने, इसमें अकेली इग्नेशिया है। और जिस दिन अभी 3 महीने हो गए इनको इग्नेशिया दिए हुए, अभी एक बार भी उसको खांसी नहीं हुई, ना खांसी ना जुकाम, ऑल गुड। जो पहले उसका वेट 16.8 था, अभी उसका वेट 17.4 है। तो वो भी, उसका वेट भी बढ़ गया। बहुत सारे ऐसे चेस्ट के केसेस होते हैं, गले के टॉन्सिल्स के केसेस होते हैं बच्चों में, खास करके चेस्ट के तो बहुत ही ज्यादा, कि एलोपैथी में बार बार जा जाके उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि हर 15 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कितने ऐसे केसेस आते हैं जो हम हाइसमस से, जो सट्रामोनियम से, सिंपल बातें करके हम ठीक करते हैं। एक बार मुझे ऐसे एक केस याद आया, अभी अगले केस की बाद में बात करते हैं। एक किसी को, बच्चे को लेके आए नंगल से, यहाँ से अबाउट शायद 100-150 किलोमीटर होगा, 150-200 होगा। तो लेके आए तो कहते कि डॉक्टर साहब इसको अस्थमा है छोटे होते से। तो कहते बड़ा इलाज कराया, बड़ा इलाज एलोपैथी का करवाया, पर बस जब जब देते हैं तब जब फर्क पड़ जाता है फिर दोबारा हो जाता है। तो मैं उसके बारे में पूछने लग गई। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बताई, कहते डॉक्टर साहब इसको जितना मर्जी अस्थमा हो जाए, ये हमें बताता ही नहीं है, कितने कितने दिन नहीं बताता। और जब रात को ये सोता है, छाती में से, चेस्ट में से ची ची की आवाज आती है, तब हमें पता लगता है कि ओए होए इसको तो ये बहुत ज्यादा हो गया। मैंने पूछा कि वो क्यों नहीं बताता है। कहते जी बस एक ही बात है कि ये इंजेक्शन से बहुत डरता है, इंजेक्शन के डर के मारे कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, ये 10-10 दिन बताता ही नहीं है जब तक हद ना हो जाए। तो मैंने उसको और भी साथ में 2-3 रूब्रिक्स लेके हायोसेमस दी। एक डोज देने के बाद दोबारा उसको कभी भी अस्थमा नहीं हुआ। जब होम्योपैथी की वेल सेलेक्टेड मेडिसिन हम इस तरह से देते हैं तो बहुत बार दोबारा दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और ऐसी केस था इधर पास ही, तो उस बच्चे को मैंने सट्रामोनियम दी। वो कहते हैं हर 15 दिन बाद हम हॉस्पिटल जाते हैं, दाखिल करवाते हैं। फिर उसकी माँ इतनी ज्यादा परेशान थी बेचारी, तो कहते कि बस 15 दिन के बाद अस्पताल, 15 दिन के बाद अस्पताल। तो उसका पूरा केस लेके जब मैंने दवाई निकाली तो सट्रामोनियम निकली।
मुझे लगता है कि 4-6 महीने दी होगी, बिल्कुल ठीक, कभी हॉस्पिटल नहीं गए। होम्योपैथी की दवाइयां तो बहुत कारगर हैं, लेकिन हमें ढूंढनी आनी चाहिए कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे।